नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। इस बार मैं लेकर के आया हूँ कक्षा 12वीं हिंदी की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में से कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। तो सबसे पहले इन पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। नारायण प्रसाद बेताब जी की पंक्तियाँ हैं। न ठेठ हिंदी न खालिस उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, अलग रहे दूध से न मिश्री, डली डली दूध में घुली हो। नारायण प्रसाद बेताब जी जो पारसी थिएटर के मशहूर नाटककार हैं, वे नाटक की भाषा पर अपनी बात करते हैं। वे कहते हैं कि न ठेठ हिंदी हो न ठेठ उर्दू, मिली जुली जबान में नाटक प्रस्तुत किया जाएगा तो आम दर्शक उसे देखने में आनंद महसूस करेगा, उसमें रुचि लेगा। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? कहानी और नाटक का संबंध, कैसे बनाएं कहानी को नाटक, और नाट्य रूपांतरण की चुनौतियां क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। प्रत्येक कथा साहित्य में मूलतः एक कहानी होती है, भाषा भी एक जैसी होती है, फिर विधाओं का स्वरूप अलग अलग क्यों? वे कौन से तत्व हैं जो इन विधाओं के अलग अलग स्वरूप को निर्धारित करते हैं? क्या विधा बदलने से काव्य प्रभाव और आस्वाद में भी बदलाव आता है? कथा साहित्य कोई भी आप उठाएं, उपन्यास की बात करें, चाहे कहानी की बात करें या नाटक की बात करें, एकांकी की बात करें, तो उन सब में एक कहानी चलती है और भाषा भी लगभग लगभग एक जैसी होती है। फिर इनको अलग अलग नाम क्यों दिए गए? ऐसे कौन से तत्व हैं जो इन विधाओं का स्वरूप निर्धारित करते हैं, यह सिद्ध करते हैं कि यह नाटक है, यह एकांकी है, यह कहानी है, यह उपन्यास है। तो इन रूपों को निर्धारित करने वाले तत्वों पर विचार करना अति आवश्यक है। साहित्य की अलग अलग विधाओं का अलग अलग स्वरूप होता है। न केवल उनकी रचना प्रक्रिया अलग होती है, बल्कि उनके तत्व भी अलग होते हैं। भाषा का प्रयोग भी विधा बदल जाने पर परिवर्तित हो जाता है। इसके साथ साथ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक विधाओं का स्वरूप समय और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। साहित्यिक विधाओं का स्वरूप, विधाओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में वैविध्य, विभिन्नता तथा समानताओं को समझना अति आवश्यक है। इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को समझना होगा। जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वहीं नाटक लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से, तो यहां दो लोगों में परस्पर काम चलता है। लेखक है, उसने लिख दिया, और पाठक है, वो पढ़ लेता है। परंतु नाटक में लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम नाटक करता है। चूंकि दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है, इसलिए नाटक एवं फिल्म को लोग देर तक याद रखते हैं। यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था, सदगति आदि के नाट्य रूपांतरण कई बार हुए हैं और कई तरह से हुए हैं। कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है, नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। आप इन्हें अंतर की तरह देखते हुए चलें। नाटक और कहानी में क्या अंतर है? कहानी लेखक और पाठक के बीच चलती है, जबकि नाटक लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता और अन्यों के बीच चलता है।
कहानी कही या पढ़ी जाती है और नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को मंच पर अभिनेता अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं। मंच सज्जा होती है, वो कहानी में नहीं होती। अभिनेता नाटक में होती है, कहानी में नहीं होती। संगीत होता है, प्रकाश व्यवस्था होती है, ये चीजें नाटक में होती हैं। जबकि कहानी केवल पढ़ी जाती है, उसमें स्वर का आरोह अवरोह भले ही हो, लेकिन अभिनेता, मंच सज्जा, संगीत, प्रकाश व्यवस्था ये नहीं होती। समानता यह होती है कि कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है, कहानी का क्रमिक विकास होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, चरम उत्कर्ष होता है। ये इनकी समानता है दोनों में ये चीजें चलती हैं। इन्हें आप अलग से नोट करके भी रख सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही हैं। यह अवश्य है कि कुछ मूल तत्व जैसे द्वंद्व नाटक में जितना और जिस मात्रा में आवश्यक है उतना संभवतः कहानी में नहीं है। द्वंद्व जो है, संघर्ष, नाटक में जितना ज्यादा जरूरी है उतना कहानी में जरूरी नहीं है। नाटक जो मंच पर आप देख रहे हैं उसमें जितना ज्यादा संघर्ष होगा, द्वंद्व होगा, कश्मकश होगी, उतना ही दर्शक को वह रोके रखने में सफल होगा। कहानी को नाटक में जब हम रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। कोई हमने कहानी चुनी, उसे हमें नाटक में बदलना है, तो सबसे पहले उसकी जो कथा वस्तु है हम उस पर विचार करेंगे और समय और स्थान के आधार पर उसको दृश्यों में विभाजित कर लेंगे, अलग अलग बिंदुओं में बांट लेंगे। हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कहानी में घटती है। हम यह भी जानते हैं प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय में घटती है। ऐसा भी संभव है कि घटना स्थान तथा समय विहीन हो। कहानी की कथा वस्तु को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुनकर निकाला जाता है, उसके आधार पर दृश्य बनता है। तात्पर्य यह है कि यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है तो वह एक दृश्य होगा। एक दृश्य किसे कहते हैं, यदि ये बात आ जाए तो यहां ये बिल्कुल सटीक इसको समझाया गया है। यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है तो वह एक दृश्य होगा। घटना एक है और उसका स्थान और समय एक है तो वह एक दृश्य में सम्मिलित की जाएगी। ईदगाह कहानी के संदर्भ में देखें, प्रेमचंद जी की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह। पहले उसका चित्र भी ऊपर आप देख रहे थे, तो ये ईदगाह का चित्र दिखाया गया है। हामिद और उसके दोस्त ईद के मेले में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ईदगाह के संदर्भ में देखें तो इसके आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चों के उतावलेपन और कुतूहल का लंबा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। कुतूहल, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। इसके लिए पहले दृश्य में गांव के उस हिस्से को फोकस कर सकते हैं जहां बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बार बार अपने पैसे गिन रहे हैं और टोली के निकलने की राह देख रहे हैं। पहले दृश्य का अंतिम हिस्सा हामिद और उसकी दादी अमीना पर केंद्रित हो सकता है और उनके संवाद दिए जा सकते हैं। स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। स्थान और समय के आधार पर यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य हो। प्रत्येक दृश्य यदि कहानी के हिसाब से, कथानक के हिसाब से नहीं चलेगा, उसमें एक तारतम्य नहीं होगा, उसमें एक संतुलन नहीं होगा, तो फिर वह पाठकों को, दर्शकों को प्रभावित नहीं कर सकता। मतलब यह है कि प्रत्येक दृश्य क्या कथानक का हिस्सा है? क्या उसे निकाल दिया जाए तो कथानक और उसके विकास पर कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे दृश्य नहीं हो सकते जो अनावश्यक हों। नाटक की गति को
बाधित करेंगे और नाटक उबाऊ हो जाएगा। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य का कथनानुसार तार्किक विकास हो भी रहा है या नहीं। प्रत्येक दृश्य कथा के अनुसार एक क्रम से विकसित होता हुआ चलना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसकी संरचना पर विचार अति आवश्यक है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, कथानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका ऐसा अंत होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। इसलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। एक दृश्य दूसरे दृश्य से जुड़ने में एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न करे, एक कुतूहल उत्पन्न करे, ताकि एक दृश्य समाप्त हो तो दूसरे दृश्य की भूमिका बन जाए। इसलिए दृश्य का विवरण तैयार होगा तो निसंदेह वह एक तार्किक विकास को प्राप्त करेगा। कहीं ऐसा ना हो दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिगड़ जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक में ही नहीं, नाटक के प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। दृश्य कई काम एक साथ करता है। एक और वह कथानक को आगे बढ़ाता है तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य की भूमिका भी तैयार करता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य बनते हों जिनमें लेखक ने केवल विवरण दिया हो, उसमें कोई संवाद ना हो। ऐसे दृश्यों का भी पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए। यह अवश्य देखना चाहिए कि जानकारियां, सूचनाएं और घटनाएं दोहराई ना गई हो। यह महत्वपूर्ण बात है। कहानी में यह संभव नहीं है कि किसी में विवरण नहीं दिया गया है, ना कोई संवाद है, बस दृश्य दृश्य चलता हो। ऐसा कहानी में संभव नहीं है। यह नाटक की अपनी एक विशेषता है। लेकिन जहां ऐसे दृश्यों का निर्माण करना है वहां भी हमें ये पूरा ध्यान रखना है कि वे दृश्य व्यवस्थित हों, उनमें जानकारियां, सूचनाएं, घटनाएं दोहराई ना गई हो। दृश्य निर्धारित करने के बाद दृश्य और मूल कहानी को पढ़ने से यह अनुमान लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्यों में नहीं आया है। लेखक द्वारा परिवेश का विवरण या परिस्थितियों पर टिप्पणियां प्रायः दृश्यों में नहीं ढल पाती। यह देखना आवश्यक है कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियां किस प्रकार की हैं। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके हैं। उदाहरण के लिए विवरणात्मक टिप्पणी यदि परिवेश के बारे में है तो उसे मंच सज्जा के अंतर्गत लिया जा सकता है, या पार्श्व संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। पार्श्व संगीत माने बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है, पीछे से जो संगीत आता है उसको पार्श्व संगीत कहा गया है। विवरण यदि पात्रों के बारे में है तो उन्हें संवादों के माध्यम से निर्धारित दृश्यों में उचित स्थान पर दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी में व्यक्त महत्वपूर्ण सूत्र नाटक के स्वरूप के अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं। दृश्य निर्धारित हो जाने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा दृश्य के क्रम से विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवाद हैं या नहीं। किसी पात्र के मनोभावों को, उसकी मन स्थिति को सही ढंग से यदि दर्शकों तक रखा जाना है तो उसके लिए संवाद अति आवश्यक हैं। और संवाद यदि इस तरह के नहीं है कि वह संपूर्ण पर मन स्थिति को पाठकों के, दर्शकों के सामने रख दे तो यह कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि यदि पर्याप्त संवाद नहीं है तो उन्हें लिखने का काम किया जाए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नए लिखे संवाद
कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हों। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पहली तो ये हो गई कि नए लिखे संवाद कहानी का जो मूल भाव है, कहानी के जो संवाद हैं उनसे मेल खाएं, एकदम विपरीत ना हो जाए। और दूसरी बात कि उनके लिखे जाने का 100% औचित्य हो, अनावश्यक संवादों की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात जो ध्यान में रहे वह यह है कि संवाद छोटे हों, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में हों। कहानी में लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है, लेकिन मंच पर बोले गए लंबे संवाद से तारतम्य बनाए रख पाना कठिन होता है। बहुत बड़े बड़े भी संवाद होते हैं, लेकिन जो मंझे हुए अभिनेता होते हैं वो उन्हें निभा लेते हैं, निर्वाह कर लेते हैं, परंतु प्रत्येक अभिनेता से वे लंबे संवाद नहीं बोले जा सकते। उनमें तारतम्य बनाए रखना, उनमें वही भाव देना जो आपने पहली पंक्ति में दिया है वो अंतिम पंक्ति तक चले, यह बड़ा दुर्वह होता है। कहानी में चरित्र चित्रण अलग प्रकार से किया जाता है और नाटक में उसकी विधि कुछ बदल जाती है। रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता और नाटक के पात्रों में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने ईदगाह में मेले में जाते हामिद के कपड़ों का जिक्र नहीं किया है और न ही अन्य लड़कों के बारे में कुछ लिखा है, परंतु कहानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि हामिद क्योंकि गरीब घर से है तो नंगे पैर होगा, उसके कुर्ते में पैबंद लगे होंगे, जबकि अन्य लड़के जो हैं उनके कपड़े हामिद की तुलना में अच्छे होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति के सूचक होंगे। संवाद को नाटक में प्रभावशाली बनाने का अगला तरीका अभिनय है, जो प्रायः निर्देशक का काम है। ये जो इससे पहले जो बात बताई गई है ये एक बार दोबारा समझ लें। पात्रों की दृश्यात्मकता और नाटक के पात्रों में, कहानी में जो पात्र हैं आमतौर पे सारी चीजें कहानी में नहीं बताई जाती हैं, वो कैसा है, कपड़े किस तरह के पहन रखे हैं, चाल कैसी है, बाल कैसे हैं, परंतु जब नाटक तैयार किया जाता है तो हमें उस कहानी से संकेत लेते हुए या अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करते हुए पात्रों के हाव भाव, कपड़े, चाल चलन, उनके बारे में हमें निर्देश देना होता है। निर्देशक को यह ध्यान रखे उसका जब अभिनय होगा तो इन चीजों की साज सज्जा पे विशेष ध्यान रखना होता है। तो अगला तरीका है अभिनय, जो नाटक को प्रभावशाली बनाता है और यह काम निर्देशक का होता है, डायरेक्टर। पर लेखक भी इस ओर संकेत कर सकता है। नाटक में जब लेखक इस तरह के संकेत करता है तो वह उन संकेतों को कोष्टक में दे देता है। पात्र की भाव भंगिमाओं और उसके तौर तरीकों से प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। कहानी के लंबे संवादों को छोटा करके उन्हें अधिक नाटकीय बनाया जा सकता है। स्थानीय रंग में संवादों को रंग कर चरित्र चित्रण को परिमार्जित किया जाता है। स्थानीय रंग में जिस जगह के, जिस स्थान के वो पात्र दिखाए गए हैं तो वहां कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कैसी भाषा बोली जाती है, कैसी चाल ढाल, रंग रूप, हाव भाव कैसे होते हैं, उनको नाटक में दिखा करके नाटक को अत्यधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ध्वनि और प्रकाश भी चरित्र चित्रण करने तथा संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। प्रायः निर्देशक ही इस संबंध में निर्णय लेते हैं, पर लेखकों के सुझाव सदा स्वागत योग्य होते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है लेखक ने जो लिख दिया, अब यहाँ एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। एक कहानी लिखी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने, तीसरी कसम। अब उस तीसरी कसम को जब फिल्म में परिवर्तित किया गया तो कितनी ही सारी चीजें कहानी में नहीं थी, फिल्म में रखी गई, और कितनी ही सारी चीजें कहानी में थी
लेकिन फिल्म में नहीं थी। जब भी नाटक या फिल्म का निर्माण किया जाता है किसी कहानी के आधार पर, तो यह पूरी तरह से निर्देशक के नियंत्रण में होता है कि कहानी से कौन सी चीज ली जाए और कौन सी चीज हटा दी जाए। लेखक को यदि इन संभावनाओं की जानकारी है तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और रूपांतरण का कार्य संतोषजनक होता है। रूपांतरण में एक समस्या पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा विवरण के रूप में व्यक्त प्रसंगों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आ सकती है। जब हम रूपांतरण करेंगे तो पात्रों के मनोभाव कहानीकार ने जिस तरह से व्यक्त किए हैं उसी तरह से क्या नाटक में वो व्यक्त हो सकते हैं या उन्हें व्यक्त करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये चीजें रूपांतरण जो लेखक कर रहा है उसे ये चीजें दिक्कत पैदा करती है। उदाहरण के लिए देखिए, ईदगाह का वह हिस्सा जहां हामिद इस द्वंद्व में है कि क्या क्या खरीदे, या जहां वह यह सोचता है कि अम्मा का हाथ जल जाता है, उसका रूपांतरण कठिन है। रूपांतरण में इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्वगत कथनों का प्रयोग किया जाता है। स्वगत कथन क्या होता है कि कोई पात्र दिखा दिया और वो अपने से ही वार्तालाप कर रहा है, वह बोलता है, लेकिन कोई दूसरा पात्र नहीं है जिसे ये लगे कि इसका संवाद इस पात्र से चल रहा है। जब कोई पात्र अपने आप से वार्तालाप करता है तो उसे स्वगत कथन कहा जाता है, जिसमें लेखक मंच के कोने में जाकर अपने आप से यह संवाद बोलता है। लेकिन आजकल वॉइस ओवर अर्थात ऐसी ध्वनि जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र नहीं बोलता के माध्यम से संभव है। आजकल वॉइस ओवर चल रहा है, पात्र सोचता रहेगा और पीछे से माइक से आवाज आती रहेगी। ये वॉइस ओवर है जिसमें पात्र खुद नहीं बोलता, लेकिन ये एहसास करा दिया जाता है कि पात्र यह बात सोच रहा है। अम्मा वाले अंश के लिए फ्लैशबैक शैली का उपयोग किया जा सकता है। फ्लैशबैक क्या है? घटना कहीं चल रही है लेकिन एक दृश्य दिखा दिया जाता है कि अम्मा रोटी सेक रही है और उसके हाथ जलते हैं, उसके पास चिमटा नहीं है। तो यह जो दृश्य है ये हामिद के दिमाग में चल रहा है, उसे भी दिखा करके दृश्य को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अम्मा वाले अंश के लिए फ्लैशबैक का प्रयोग करके उस दृश्य को बहुत महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। इसी प्रकार हामिद की ललचाई आंखों, होठों पर जीभ फेरते और बाद में भारी कदमों से दुकान से दूर जाने का दृश्य बनाया जा सकता है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में क्या क्या संभावनाएं हैं। यह तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाएं। इसलिए रूपांतरण का पहला पाठ यही हो सकता है कि अच्छी नाट्य प्रस्तुतियां देखी जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम ये जो देख रहे थे कहानी और नाटक में अंतर, उनमें समानताएं, कहानी को जब नाटक में रूपांतरित करेंगे तो कौन कौन सी समस्याएं आएंगी। इसके साथ ही कुछ प्रसिद्ध कहानियां यहां दे रखी हैं जिनका सफलतापूर्वक नाट्य रूपांतरण हुआ। चीफ की दावत भीष्म साहनी जी की कहानी है। टोबा टेक सिंह मंटो, सादत हसन मंटो की कहानी है। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत, दुविधा विजयदान देथा। ये जो दुविधा विजयदान देथा जी की जो कहानी है, इस पर पहेली नाम से फिल्म भी बन चुकी है और विजयदान देथा जिन्हें विज्जी कहा जाता है, इनकी कहानियों पर बड़े सफल नाटक और फिल्में बनी हैं। कफन प्रेमचंद जी की कहानी है। बड़े भाई साहब, मोटेराम शास्त्री, ईदगाह, ये प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा। उदय प्रकाश जी की भी कई कहानियां हैं। वारेन हेस्टिंग्स का सांड और अंत में प्रार्थना, मोहनदास,
मोहनदास पर उदय प्रकाश जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। धूप का टुकड़ा, 1.5 इंच ऊपर, वीकेंड, ये 3 एकांत नाम से प्रकाशित ये जो कहानी है ये निर्मल वर्मा जी की, और इस पर भी बहुत लोकप्रिय नाटक तैयार हुए हैं। गतिविधि के रूप में परिवेश या परिस्थितियों पर इस पाठ में की गई टिप्पणी को आप नाटक में कैसे शामिल करेंगे, ये आपको काम दिया गया है। आप देखें, परिवेश या परिस्थितियां अलग अलग तरह की हैं, तो पाठ में जो टिप्पणी दी गई हैं उनसे आप यह पता लगाइए, यह लिखिए कि उन्हें किसी विशेष परिस्थिति या परिवेश को आप नाटक में किस प्रकार शामिल कर सकते हैं। क्या कहानी में ऐसे कुछ और भी तत्व हो सकते हैं जिनको नाटक में ढालना मुश्किल होता है? सहपाठियों एवं शिक्षकों की मदद से ऐसे तत्वों पर विचार करें। तो ये कई सारी चीजें हमने देखी। पाठ से संवाद में कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊपर इसको समझाया जा चुका है, उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, आप अलग से उसे लेके नोट्स तैयार कर सकते हैं। स्थान और समय को ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन कहानी को विभिन्न दृश्यों में विभाजित करें। किसी एक दृश्य का संवाद भी लिखें। दोपहर का भोजन अमरकांत जी की कहानी है, तो उसे पढ़ें और समय स्थान को ध्यान में रखते हुए उसके दृश्य, अलग अलग दृश्य बनाने का प्रयास करें। कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवादों का विशेष महत्व है। नीचे ईदगाह कहानी से संबंधित कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, इन्हें देखकर संवाद लिखिए। ईदगाह कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, तो उसके कुछ चित्र हैं। ये हामिद और उसके दोस्त ईद को लेकर वार्तालाप कर रहे हैं, वही दृश्य यहाँ चल रहा है। हामिद खुशी खुशी घर आता है कि ईद के दिन मेला देखने वो लोग जाएंगे। अपनी दादी से बात करता है। दादी उसे समझाने का प्रयास करती है कि उनके घर की स्थिति अलग है, दूसरे बच्चों के घर की स्थिति अलग है। जब हामिद ईदगाह जाने के लिए तैयार होता है, तो दादी उसके लिए एक पाजामा, नया पाजामा सिल के देती है, एक चवन्नी भी उसे देती है। और वे ईदगाह जाते हुए रास्ते में हामिद और उसके दोस्त बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मेले में जाते हैं और मेले में से नमाज पढ़ने के बाद जब मेले में जाते हैं, तो वहाँ से हामिद अपनी दादी के लिए क्या चीज़ें खरीदता है, इस पे विचार किया गया है। हर एक बच्चा जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो अलग अलग तरह के खिलौने खरीदते हैं। हामिद उन्हें खिलौने खरीदते हुए देखता है। वह सोचता है कि वह इस पैसे के क्या कौन से खिलौने खरीदे। बाद में उसे ध्यान आता है कि उसकी दादी जब रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं रोटी बनाते समय। उसके पास यदि चिमटा होता तो उसके हाथ नहीं जलते। हामिद खिलौने छोड़ करके एक चिमटा खरीद लेता है और बाकी सारे दोस्त मजाक करते हैं, उसके चिमटे को देख के हंसते हैं। लेकिन हामिद उन्हें बताता है कि चिमटा बहुत महत्वपूर्ण है, वह उनके सारे खिलौनों को अपनी ताकत से तोड़ फोड़ सकता है। वह बताता है कि तुम्हारे खिलौने थोड़ी देर में टूट जाएंगे, लेकिन मेरा यह चिमटा तुम्हारे खिलौनों से नहीं टूटेगा। और वह दादी को जब चिमटा आकर के देता है तो दादी अति प्रसन्न महसूस करती है, उसे अपने हामिद पर बड़ा गर्व होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ईदगाह नाम से कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, बड़ी अच्छी और बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस कहानी को एक बार पढ़ें और इन दृश्यों को देखते हुए उनके संवाद लिखें। तो आज इतना ही हम पढ़ रहे थे कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें। अति शीघ्र अभिव्यक्ति और माध्यम के किसी एक और पाठ को लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी को हार्दिक नमस्कार।